नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू में। हम एक टॉपिक देखेंगे हिस्ट्री में, वह है सामंत। सामंत क्या होते हैं, सामंतवादी व्यवस्था क्या होती है, और स्वावलंबी ग्रामीण इकोनॉमिक्स व्यवस्था। तो इसी पे आज का पूरा वीडियो रहेगा। सामंत, पहले इसको समझना होगा कि सामंत क्या है। देखिए, जो वो प्राचीन काल होता था उसमें एक सामंती व्यवस्था चलती थी। सामंत का मतलब होता था, बोलेंगे पड़ोसी, जो नेबर हैं, पड़ोसी। बाद में इसका मतलब क्या हुआ, पहले बोला जाता था सामंत को पड़ोसी, लेकिन बाद के काल में क्या बोलेंगे, बाद के काल में इसका मत सामंत का मतलब हो गया अधीनस्थ शासक। अधीनस्थ शासक, अब समझना। अधीनस्थ शासक, पहले समुद्रगुप्त था और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जैसे गुप्त शासक हुए। तो समुद्रगुप्त के समय मान लेते हैं समुद्रगुप्त का राज्य है। क्या है? समुद्रगुप्त इसका राज्य है। इसके पड़ोस में जो शासक हुआ करते थे, अगर ये कोई शासक है या ये कोई राज्य है, तो इसके लिए सामंत शब्द का इस्तेमाल होता था। तो पड़ोसी अर्थात पड़ोस। एक समुद्रगुप्त का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, पूरा क्षेत्र है समुद्रगुप्त का। कहाँ तक है? ये बाउंड्री। इसके बाउंड्री में जो टच करते हुए हैं शासक, इसके लिए सामंत शब्द का प्रयोग किया गया। बाद में बोल रहा है अधीनस्थ शासक, अर्थात इसी के क्षेत्र के अंदर में मान लेते हैं कोई एक क्षेत्र था, शासक था, राजा था, ये क्या हो गया, पराजित हो गया समुद्रगुप्त से। ये जो शासक था पराजित हो गया है समुद्रगुप्त से। तो समुद्रगुप्त से पराजित हो गया। समुद्रगुप्त ने क्या किया, इस पराजित राजा को फिर से पुनः क्या करेंगे, पुनः बहाल कर दिया अपने पद पे। तो पुनः बहाल कर रहा है पद पे, अर्थात फिर से अपने अधीन क्या किया, शासक बना दिया। तो जो अधीन शासक बना, इसे बोलेंगे अधीनस्थ शासक। तो अधीनस्थ शासक कौन बना? अधीनस्थ शासक, ये बना पराजित शासक। किसके अंडर बन रहा है? समुद्रगुप्त के क्षेत्र के अंदर में। समुद्रगुप्त ने एक अपने क्षेत्र में किसी शासक को या कोई शासक को मान लेता हूँ, अगर क्षेत्र पहले इस तरीके से भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पराजित किया, अब क्षेत्र को अपने अंडर में कर लिया पूरा। जो पराजित राजा था उसको फिर से अपने पद पे पुनः बहाल कर दिया और अपने अधीन किया। ये बाद में अधीनस्थ शासक ही क्या था, सामंत था। तो इस तरीके से सामंत के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, एक तो पड़ोस के लिए, दूसरा अधीनस्थ शासक के लिए। अब ये क्या करेगा, अधीनस्थ शासक समुद्रगुप्त को कुछ सेवा देगा। सेवा देने के साथ साथ टैक्स भी देगा, कर भी देगा, अलग अलग प्रकार की सेवा, जैसे सैनिक सेवा देगा। जब बोलेगा समुद्रगुप्त आपको सेवा देनी है, मतलब इतने सैनिक देने, इतने घुड़सवार हाथी देने हैं, तो ये अधीनस्थ शासक समुद्रगुप्त को उतना सेवा उपलब्ध कराएगा। पुनः आपको इतना टैक्स देना है तो टैक्स देना होगा। बाद में अगर समुद्रगुप्त कमजोर हो जाएगा, मान लेते हैं कमजोर हुआ, तो ये अधीनस्थ शासक मजबूत हो जाएगा, ये समुद्रगुप्त के राज पे कब्जा कर लेगा और अपना एक नया वंश, राजवंश की स्थापना करेगा। तो इसी पे थोड़ा सा लेक्चर है, देखते हैं इसको। देखिए, सामंतवादी व्यवस्था के क्या कारण थे। पहले उदय होने के कारण, उदय होने के तीन प्रमुख कारण हैं, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है भू अनुदान की व्यवस्था। तो क्या बोलना है, सबसे पहले है कारण। सामंत के उदय के कारण, जब आप सामंत का चीज समझ जाते हैं क्या है, तो इसके उदय के कारण सबसे पहला बोलेंगे, तीन सिद्धांत है हिस्ट्री में। एक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है, कि विकेंद्रीकरण राज सिद्धांत। विकेंद्रीकरण राज सिद्धांत ये है क्या? विकेंद्रीकरण राज सिद्धांत में बोलता है भू अनुदान की प्रथा प्रारंभ हो गई। तो ये भू अनुदान, एक शब्द आ रहा है, भू अनुदान। राज्य ने प्रारंभ किया था भू अनुदान। ये भू अनुदान की प्रथा कहाँ से आई थी? तो सातवाहन काल से ही भू अनुदान चल रहे थे। भूमि को दान में देना। तो क्या किया जाता था, भूमि को अनुदान में दिया जाता था सातवाहन काल में। तो सातवाहन शासक होते थे, इन्होंने भू अनुदान की प्रथा प्रारंभ की। तो डिसेंट्रलाइजेशन राज थ्योरी में बोलता है कि भू अनुदान की प्रथा प्रारंभ हुई थी। भू अनुदान किसको किसको मिलते थे? तो बोलेंगे जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे, उच्च अधिकारियों को, फिर बोलेंगे ब्राह्मणों को, और फिर मंदिरों को दिया जाता था
ये अधिकारी ब्राह्मण मंदिरों को भू अनुदान दिया जाता था। देखिए, पहले उच्च अधिकारी को नगद वेतन दिया जाता था। जो भी दरबार में उच्च अधिकारी रहते थे किसी भी राजवंश के, उनको कैश में क्या दिया जाता था, तो वेतन दिया जाता था, भत्ते दिए जाते थे। बाद में क्या हुआ, कैश की जगह, बाद के काल में कैश की जगह भूमि देने लगे। भूमि जैसे गांव दिया गया, जिले दिए गए, बड़े भूखंड दिए गए। तो बड़े बड़े क्या किए गए, भूखंड दिए गए। इसी तरीके से ब्राह्मणों को भी बड़े बड़े भूखंड दिए गए, मंदिरों को भी दान दिया गया, भूमि दान। इन सब व्यवस्था को बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। इसके कारण हुआ क्या, जो केंद्र सत्ता था, बोलेंगे केंद्र सत्ता कमजोर हुआ। जो भूखंड मिल जाता था, अगर गांव मिल जाता था, तो निश्चित है कि केंद्र सत्ता का वहां पे जो नियम कानून रहेगा कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि उस क्षेत्र में भूखंड स्वामी जो भी है उसका कानून चलने लग जाएगा। तो केंद्र सत्ता इसे बोला जाता है जहाँ सुप्रीम अथॉरिटी रहती हो। अगर सुप्रीम अथॉरिटी ना हो तो वहां पे क्या होता है, उसको चुनौती मिलती है। तो केंद्र सत्ता धीरे धीरे क्षेत्र में कमजोर हुआ। किस क्षेत्र में कमजोर हुआ, जो भूमि दान मिलता था, तो भू अनुदान वाले क्षेत्र में वहां पे केंद्र सत्ता कमजोर पड़ी। इसमें सेकंड नंबर पे क्या बोलता है, इसी में देख लीजिए आप, सेकंड नंबर बोलता है कि सामाजिक संकट का सिद्धांत। सामाजिक संकट, यहाँ पे मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि सामंत का उदय कैसे हुआ। तो एक इतिहासकार का कहना है डिसेंट्रलाइजेशन व्यवस्था, सेकंड इतिहासकारों का कहना है कि सामाजिक संकट हुआ। ऐसा हुआ सामंतों का उदय का कारण कि राज्य जो थे वह टैक्स वसूल करने में असमर्थ थे। जो टैक्स वसूले या राजस्व वसूले, तो वसूल करने में असमर्थ, अर्थात नागरिकों से राज्य पैसा वसूल नहीं कर पा रहा है, टैक्स या राजस्व जो है वह वसूल करने में असमर्थ है। तो ये पूरा कारोबार किसको दिया गया, किसी व्यक्ति को दिया गया। जिस व्यक्ति को दिया गया उसे ही बोला गया सामंत। तो सामाजिक संकट का सिद्धांत कि जब राज्य जो है, जो शासक हो, अगर भू क्षेत्र से राजस्व वसूल करने में असमर्थ हो, तो वहां पे राजस्व का ठेका किसी व्यक्ति को दे रहा है। जो व्यक्ति को दे रहा है ये बिचौलिया है, बीच वाला है, जो नागरिकों से और राज्य के बीच से, दोनों के बीच में लिंकिंग करने का काम कर रहा है, अर्थात टैक्स नागरिकों से लेकर राजा को पहुंचा रहा है। थर्ड नंबर पे देखिए, ये तो सेकंड नंबर है। थर्ड नंबर पे है कि नगरों का पतन। नगरों का पतन, कहीं भी आप देखेंगे अगर नगर नहीं रहते हैं तो वहां पे ग्रामीण व्यवस्था आपको दिखाई देगी। ग्रामीण व्यवस्था में क्या है, रहता है, तो अशिक्षा अधिक रहते हैं। नगर जो रहते हैं हमेशा से शिक्षा व्यापार का केंद्र बिंदु रहते हैं। रोजगार उद्योग धंधे हमेशा प्राचीन काल से लेके आज आधुनिक काल तक हमेशा इकोनॉमिक्स के ये इंजन माने जाते हैं नगर। तो नगरों का पतन होने से व्यापार का पतन हो जाता है, मुद्रा व्यवस्था का पतन हो जाता है। इस पतन से कुछ व्यक्ति जो रहते हैं वो विशेष क्षेत्र में उस क्षेत्र पे कब्जा कर लेते हैं। जो व्यक्ति रहते हैं इसे ही सामंत बोला जाता है। तो नगरों के पतन के कारण भी सामंतों का उदय हुआ था। तो सातवाहन काल से भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ हुई, और ये तीन कारण है सामंत के उदय के कारण। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका ये है, भूमि अनुदान। तो भूमि अनुदान सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। अब एक बात देखते हैं ना कि कहाँ पे जन्म हुआ था सबसे पहले। जो सामंतवादी व्यवस्था है, जो सामंत है सर्वप्रथम किस क्षेत्र में उदय हुए, सर्वप्रथम फर्स्ट, सबसे पहले बोलेंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्रथम शताब्दी में। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे चौथी पांचवी शताब्दी में मध्य देश, मध्य प्रदेश। फिर पांचवी छठवीं शताब्दी से बंगाल। धीरे धीरे सामंतों का विस्तार हो रहा है। सामंत सबसे पहले कहाँ है, बोलेंगे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। और ये सब किसका पीरियड था, प्रथम शताब्दी, तो सातवाहन काल का था। सातवाहन काल में ही भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ हुई थी। फिर पांचवी छठवीं शताब्दी में मध्य प्रदेश वाला इलाका फिर धीरे धीरे विस्तार हुआ। ऑलमोस्ट भारत के सभी राज्यों में सामंतवादी व्यवस्था का प्रचार प्रसार हुआ।
देखिए, सामंत और राजा के बीच का एक संबंध ये भी देख लेते हैं। एक साइड सामंत करें, एक साइड राजा। इन दोनों के बीच का क्या संबंध है, संबंध करेंगे। सामंत और राजा के बीच का संबंध, जो सामंत था राजा को टैक्स देता था। टैक्स मतलब राजस्व। पुनः सामंत राजा को सेवा देता था। कौन सी सेवा, बोलेंगे सैनिक सेवा। थर्ड, जो सामंत था राजा को क्या देता था, सम्मान देता था, रिस्पेक्ट देना पड़ता था, क्योंकि हारा हुआ राजा था। तो सामंत जो था राजा को ऐसे करके टैक्स भी दे रहा है, सैनिक सेवा भी दे रहा है और रिस्पेक्ट भी दे रहा है। अब राजा बदले में क्या करता था, तो इसको स्वतंत्र छोड़ा हुआ था। क्या था, स्वतंत्र छोड़ा हुआ था। तो राजा ने सामंत को क्या क्या सेवा दिया, अर्थात किस तरीके से स्वतंत्र छोड़ा हुआ था। तो देखिए एक बार और सेक्शन को। जो सामंत है, सामंत के पास राजा के साइड से क्या क्या अधिकार मिले थे। सामंत को मिला था राजस्व वसूल करने का अधिकार, राजस्व अधिकार मिले हुए थे। वो टैक्स वसूल करता था। कितने तरीके का टैक्स लगाता था, अलग अलग तरीके से मन मर्जी टैक्स लगाता था। जैसे भूमि जो मिली जाता था अनुदान में, तो इसके बाद सामंत उस क्षेत्र में क्या करते थे, टैक्स लगाते थे और उसका कलेक्शन करते थे। कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे, बाकी हिस्सा राजा को दे देते थे, राजस्व अधिकार मिला था। कानून व्यवस्था बनाना, कानून व्यवस्था बनाना क्षेत्र में। तो क्षेत्र में क्या था, कानून व्यवस्था बनाना होता था, जो पुलिस का काम कर रही थी कि कानून और व्यवस्था भी करेंगे, शांति बनाए रखेंगे। इसके साथ साथ में बोलना है कि जो कानून व्यवस्था को देखने के साथ साथ अपराधी, जो अपराधी हैं, अपराधियों को सजा भी देता था। तो न्यायाधीश का भी काम कर रहा था। इस तरीके से स्वतंत्रता राजा की ओर से सामंत को इतने मिले थे। तो सामंत की स्थिति दिन पर दिन मजबूत होती चली गई। जैसे सामंत मजबूत होता गया, राजा कमजोर होता गया। जब राजा मजबूत था तो सामंत कमजोर थे। दोनों के बीच में ये रिलेशन है। अब एक बार सामंत और किसान के बीच का संबंध देख लेते हैं। देखिए, सामंत एक साइड करेंगे और एक साइड किसान। तो सामंत और किसान के बीच का क्या संबंध था, बीच में रिलेशन कर लीजिए। जो सामंत था, सामंत को भूमि अनुदान में मिले हुए थे, भूमि का मालिक था, तो भूमि का मालिक था। अब किसान इस पे खेती बाड़ी करता था। इस पे क्या करता था सामंत, अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाता। तो 11 प्रकार के क्या है, टैक्स का उल्लेख है। 11 प्रकार के कर लगाया। अब अधिक कर लगा देगा तो किसान पे बोझ होगा। जितना ज्यादा कर लगाएगा उतना किसान है कर के बोझ के अंदर में आ जाएगा। उतना अधिक टैक्स देना पड़ेगा, उतना किसान के पास कम पैसा बचेगा। तो 11 प्रकार का टैक्स लगा दिया। इसके अलावा क्या करता था, तो बलात् श्रम कराता था, बलपूर्वक काम कराना, बलात् श्रम। जो भी कारीगर रहते थे उनसे, अगर कारीगर हैं, कोई मूर्ति बनाने वाला, कोई लोहे का सामान बनाने वाला, कोई नाव जहाज बनाने वाला, अलग अलग कारीगर थे। अलग अलग कारीगर से बलात् श्रम बलपूर्वक काम कराता था सामंत। तो ऐसे में कारीगर किसान दोनों का शोषण होता था। थर्ड स्टेज में क्या बोलेंगे, जो देखिए किसान होता था, किसान कभी कभी सामंत के अत्याचार से अपना क्षेत्र भी छोड़ के भाग जाता था। तो इसमें फिलहाल एक चीज और समझिएगा कि सामंत को अगर भूमि इतना मिला हुआ है, भूमि, ये पूरा भूमि मिला हुआ है सामंत को, इसका बाउंड्री क्या है, ये मान लेते हैं बाउंड्री है इसका। सामंत के पास इतना भूमि है, तो सामंत जिस भूमि पे अधिकार करता था, अर्थात भू भू अनुदान मिलता था, वो बाद में अपनी सीमा को बढ़ाता था ऐसे करके। आसपास की सीमा सब इसके सामंत के अंदर में आ गई। अब देखिए सीमा कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया क्षेत्रफल। तो इसकी सीमा में आने वाला अगर जंगल हो, चारागाह हो, जंगल चारागाह,
या फिर बोलेंगे जलाशय। कोई झील हो, झरने हो, नदी हो, सब पे कब्जा कर लेता था सामंत। अब रिजल्ट ये है कि अगर जंगल का इस्तेमाल किसान कर रहा है, चारागाह का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर जलाशय का इस्तेमाल कर रहा है, तब उस पर भी टैक्स देना होता था किसानों को। तो किसानों का इससे शोषण हुआ। और किसान क्या थे, तो अपना क्षेत्र छोड़ के चले जाते थे दूसरी जगह, क्षेत्र छोड़कर चले जाते थे। कारीगर भी इसी तरीके से चले जाते थे। तो सामंत और किसानों के बीच का कुछ इस तरीके था। लेकिन इसके और भी बेनिफिट भी थे, सिर्फ नुकसान ही नहीं था। एक साइड अगर ये संबंध था तो दूसरे साइड नए नए क्षेत्रों के लिए भी कुछ लाभ था। इसका कारण था क्योंकि सामंत को देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार का क्या था, तो अधिकार मिले हुए थे। अब यहाँ पे लिखना है कि कुछ लाभ भी थे, ऐसा नहीं था कि हमेशा नुकसान था। लाभ में क्या लाभ था, कुछ प्रॉफिट भी था सामंतों से, कि नया क्षेत्र है। तो नया क्षेत्र है, अगर कोई बंजर जमीन मान लेता हूँ, बंजर जमीन है, तो बंजर जमीन पे खेती हो रही है, गांव बस रहे हैं। अब खेती हो रही है तो उपजाऊ, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा, उपजाऊपन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, अधिक राजस्व आया, गांव भी बस रहे हैं। तो इस तरीके से सामंत के कारण से प्रोडक्शन भी तो बढ़ रहा है। दूसरा क्या था, सामंतों ने जो नए क्षेत्र थे, इस नए क्षेत्र में क्या क्या निवेश किया। जैसे नहर खुदवाए, कुएं खुदवाए, नहर की व्यवस्था, कुओं की व्यवस्था, और नए नए उद्योग धंधे लगाने में भी मदद किए। उद्योगों में भी निवेश किया। ऐसा नहीं था कि एक तरफा काम कर रहे थे सिर्फ किसानों का, या कारीगरों का शोषण भी कर रहे थे। दूसरी साइड वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे नए नए क्षेत्र में, कि बीज दे, उपकरण दे, किसको दे, किसानों को या शूद्रों को। शूद्री किसान के रूप हो गए बाद में। तो इनको फंडिंग कर रहा है। क्या फंड कर रहा है, तो उर्वरक, बीज, खाद बोलिए, बीज दे रहा है, उपकरण, कृषि उपकरण है, खाद, और पानी की व्यवस्था कर रहा है। ये सब कर रहा है। जो नया क्षेत्र है, नए क्षेत्र से भी राजस्व का जन्म हो जाता है, और उसको बाद में लोगों की भलाई पे ही खर्च कर रहा है, सड़कों का भी निर्माण कर रहा है। और इन सब के कारण सामंतों की स्थिति लगातार मजबूत हुई। सामंत मजबूत होते गए, और जैसे सामंत मजबूत होते थे, राजा कमजोर हो जाता था। राजा कमजोर हो जाता तो सामंत बाद में क्या था, पूरा राज क्षेत्र पे ही कब्जा कर लेते थे, और नए राजवंशों की स्थापना करते थे। तो नए पंथ जो आप बाद में देखते हैं, कुछ इसी तरीके से था। जो वर्धन थे, गुप्तों के सामंत थे। एक बार इससे समझ लीजिएगा सामंत में कैसे चला। जैसे देखते हैं कि गुप्त किसके सामंत थे, बोलेंगे गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के सामंत, ठीक है। फिर वर्धन क्या था, जो वर्धन वंश थे, ये पुष्पभूति, ये किसके थे, गुप्तों के सामंत थे। गुप्तों के सामंत। तो दिख रहा है कैसे करके जो राजवंश बाद में नए नए राजवंश बने हैं, एक्चुअली में वो पहले सामंती थे प्राचीन काल में। तो प्रथम शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक लगातार सामंत का उदय होते गया। 11वीं 12वीं शताब्दी तक भी सामंत चलते गए। तो ये है आपका ओवरऑल सामंती व्यवस्था। अब इसमें हमको दूसरा टॉपिक समझना है, स्वावलंबी ग्रामीण इकोनॉमिक्स। तो बोलेंगे स्वावलंबी ग्रामीण इकोनॉमिक्स। इंडिपेंडेंट, न तो इंपोर्ट हो न तो एक्सपोर्ट हो, स्थान स्तर पे ही प्रोडक्शन हो, स्थान स्तर पे ही कंजप्शन हो, अर्थात बंद इकोनॉमिक्स बोला जाता है करंट क्रेडिट में। क्या होता है ये, इसमें होता है, बोलेंगे मुद्रा व्यवस्था बिल्कुल नहीं होती। मुद्रा व्यवस्था का चलन नहीं होता।
समझिए ग्रामीण क्षेत्र जो गांव है, अभी करंट के सिनेरियो में गांव में देखेंगे तो ऑलमोस्ट इस तरीके से इकोनॉमिक्स आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन पहले ऐसे ही था इकोनॉमिक्स। आज तो बाजारवाद का ज़्यादा प्रभाव है। पहले की इकोनॉमिक्स कैसी थी? तो सामंती समय जो सामंतवादी व्यवस्था थी उस समय सामंती इकोनॉमिक्स बोलिए या स्वावलंबी ग्रामीण इकोनॉमिक्स। तो ऐसी व्यवस्था में मुद्रा नहीं रहते, कोई भी करेंसी नहीं चलती है। दूसरे नंबर पे बाजार बिल्कुल नहीं रहते, तो बाजार व्यवस्था भी नहीं रहती। थर्ड नंबर पे स्थान स्तर पे, जो स्थान स्तर पर उत्पादन व उपभोग होता है। स्थान स्तर पे मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी कंट्री के साथ नहीं हो रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड हो रहा है। स्थान स्तर पे जो उत्पादन हो रहा है उपभोग होता है। चौथे नंबर पे इसमें जजमानी व्यवस्था का प्रारंभ होता है। जजमानी व्यवस्था रहते हैं। जजमानी व्यवस्था कैसा होता है? जजमानी व्यवस्था इसमें एक साइड क्या है, किसान है, दूसरे साइड कारीगर। तो अलग अलग कारीगर हैं। तो किसान अनाज दे रहा है, बदले में कारीगर से अपना उपकरण दे रहे हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर ले रहे हैं। मान लीजिए किसान को क्या चाहिए, कोई लोहे का उपकरण चाहिए, जैसे हंसिया चाहिए, फसल काटना है, तो यहाँ पे लोहार होगा। ये क्या है, हंसिया की सप्लाई कर देगा, बदले में किसान इसको क्या करेगा, भोजन की सप्लाई कर देगा या खाद्य पदार्थ देगा। इसी तरीके से नाई है, धोबी है। ये आपस में आज भी देखेंगे भारत के ग्रामीण समाज में आपको ये जजमानी व्यवस्था दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं है जजमानी व्यवस्था नया है, प्राचीन काल से ही चलते आ रहा है जजमानी व्यवस्था। और इस तरीके की व्यवस्था हमेशा स्वावलंबी ग्रामीण इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो लोहार नाई धोबी मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, एक दूसरे से ले रहे हैं बिना किसी करेंसी के, बस एक दूसरे को सेवा दे रहे हैं, सेवा की सप्लाई कर रहे हैं, आपूर्ति कर रहे हैं। तो एक दूसरे के सहायक हैं, अनुपूरक बोलेंगे इसको। देखिए बाजार क्या होता है, जहाँ पे वस्तु खरीदे बेचे जाते हैं, लेकिन जब बाजार ही ना हो तो वस्तु कहाँ खरीदेंगे बेचेंगे। पुनः मुद्रा व्यवस्था का भी चलन नहीं रहता है। तो चलेगा कैसे? एक्सचेंज सिस्टम चलेगा। एक्सचेंज इसको बोलेंगे विनिमय। अर्थात आटा के बदला दाल, दाल के बदला आटा, आटा है तो दाल, दाल के बदले आटा, एक दूसरे के बदले हो जाएंगे। ये चीनी है, चीनी के बदले आटा, और आटा के बदला चीनी, एक दूसरे से अदला बदली कर लेंगे। बार्टर सिस्टम चलता है ऐसे करके। तो स्वावलंबी ग्रामीण इकोनॉमिक्स चली सामंती इकोनॉमिक्स में। जो गुप्त के बाद का काल था, गुप्तोत्तर काल, क्या बोलेंगे, गुप्त काल के बाद, उसके बाद लगातार स्वावलंबी ग्रामीण इकोनॉमिक्स व्यवस्था रही। 11वीं 12वीं शताब्दी तक लगातार इस तरीके से चला, जजमानी व्यवस्था चली। अंग्रेजों के समय भी अंग्रेजों ने क्या किया, जब भारत का टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट समाप्त कर दिया, भारत के उद्योग धंधे समाप्त कर दिए, तो फिर से भारत में एक बार स्वावलंबी ग्रामीण इकोनॉमिक्स आ जाता है। तो ये अंग्रेजी पीरियड में भी आप पढ़ेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो स्वावलंबी था। तो गुप्त काल के बाद से चला एक लंबा पीरियड, फिर से बाद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा। क्योंकि गुप्त काल के बाद क्या हुआ था, या गुप्तों के समय में ही नगर व्यवस्था का पतन हो गया था। नगर समाप्त हो रहे थे, व्यापार का पतन हो रहा था, व्यापार का पतन हो रहा था। जो व्यापारी होते थे, जो ट्रेडर होते थे, उनकी तो श्रेणी थी। मैंने इसको ही बताया आपको। तो व्यापारियों का अलग अलग श्रेणी था। व्यापारी व्यापार करते थे इंटरनेशनल लेवल पे, आसियान कंट्रियों, अरब कंट्री, अफ्रीकी कंटिनेंट, यूरोप के साथ ट्रेड करते थे। वो श्रेणीबद्ध थे, श्रेणी बने हुए थे। नगर व्यवस्था थी, लेकिन गुप्त काल में ही धीरे धीरे नगरों का ही पतन हो गया, व्यापार का पतन हो गया, श्रेणी व्यवस्था ही पतन हो गया। तो जब ये सब पतन होगा तो ऑटोमेटिक है, निश्चित है कि ग्रामीण इकोनॉमिक्स का जन्म होगा। तो यही है आपकी ग्रामीण इकोनॉमिक्स, स्वावलंबी इकोनॉमिक्स, सामंती पीरियड के समय। तो दो टॉपिक है इसमें, दोनों इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में हिस्ट्री के साथ, बने रहिए तब तक। टू टू वाई में